बार फिर से आपकी अंकिता मैम ऑनलाइन स्टडी अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट का एरे चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बताया था और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे मल्टी डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन करते हैं, कैसे उसका डिक्लेरेशन करते हैं। तो इस तरह से आपने इंटीजर टाइप के सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में जान लिया था। इसके बाद बारी आती है कैरेक्टर टाइप के एरे की, जिसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगी, उसके डिक्लेरेशन के बारे में बताऊंगी और एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कैसे स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं और कैसे उसे प्रिंट करते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? जैसे आपने लास्ट लेक्चर में इंटीजर टाइप का सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा था, सेम टू सेम स्ट्रिंग भी एक तरह का एरे है। फर्क बस इतना है कि स्ट्रिंग का डेटा टाइप कैरेक्टर होता है, यानी कि अगर आपसे आसान भाषा में कहा जाए तो स्ट्रिंग कैरेक्टर डेटा टाइप का एक एरे होता है। तो चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन पर ले चलती हूँ। स्ट्रिंग इज एन वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है और इसको समझना भी बहुत आसान है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर टाइप का वन डायमेंशनल एरे होता है और यह किस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में डिजाइन होता है उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू इस एग्जाम्पल में जो स्ट्रिंग दी गई है उसको एक्सप्लेन करूंगी। सपोज दैट यह एक एरे है, यह इसका 0 इंडेक्स, यह इसका फर्स्ट इंडेक्स, यह इसका सेकेंड इंडेक्स और चूंकि इसकी साइज 20 दी गई है इसलिए इसका लास्ट इंडेक्स 19 होगा और हम इस तरह से 0 1 2 3 डॉट 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 और इसका लास्ट इंडेक्स कितना होगा 19। तो अब हम इस एरे में वैल्यू इनपुट करते हैं। चूंकि यह कैरेक्टर टाइप का एरे है इसलिए इसके हर एक ब्लॉक में एक एक कैरेक्टर जाएगा और आपको पता होगा कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वह कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेता है। यानी अगर मैं कहूं इस ब्लॉक का एड्रेस 708 है तो इसके नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस कितना होगा 709, इसके नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस कितना होगा 7010। इसी तरह से इसके लास्ट ब्लॉक का एड्रेस कितना होगा 728। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में कैरेक्टर डेटा टाइप के हर एक ब्लॉक के लिए 1 बाइट का स्पेस मिलता है। तो यहाँ पर हमने इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग एक एरे का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया। अब इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं। सपोज दैट इस कैरेक्टर एरे की वैल्यू मुझे कंप्यूटर देनी है तो मैं इसे इसके हर एक ब्लॉक में एक एक कैरेक्टर इनपुट करूंगी, जैसे COM PUTE। तो देखा आपने, जिस तरह से आपने इंटीजर टाइप का सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ा था और उसमें वैल्यू इनपुट की थी, सेम टू सेम उतना ही आसान आपका कैरेक्टर टाइप का भी एरे है और इसमें वैसे ही वैल्यू इनपुट होगी जैसे इंटीजर टाइप के एरे में होती थी। फर्क बस इतना है कि इसके हर एक ब्लॉक में एक एक कैरेक्टर की वैल्यू इनपुट होगी और जो इसका लास्ट ब्लॉक है वहां पर एक कैरेक्टर इनपुट होगा जिसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं। यह कैरेक्टर स्ट्रिंग के लास्ट में अपने आप इनपुट हो जाता है, इसको हमें इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यह किस तरह का कैरेक्टर है और यह क्यों स्ट्रिंग के लास्ट में अपने आप इनपुट हो जाता है इसको मैं आपको समझाती हूँ। सपोज दैट आपने एक कैरेक्टर टाइप का एरे यानी स्ट्रिंग ली जिसका नाम क्या है नेम और इसकी साइज आपने कितनी दे दी 20, यानी आपने नाम के लिए एक एरे बनाया जिसकी साइज थी 20। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई नाम इस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, यानी किसी का नाम छोटा भी हो सकता है, किसी का नाम बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर नाम की वैल्यू इस स्ट्रिंग में इनपुट की, इसकी जगह मैं प्रोग्रामिंग भी लिख सकती थी, इसकी जगह मैं क्लासेस भी लिख सकती थी, इसकी जगह मैं लैंग्वेज भी लिख सकती थी। तो जितने एग्जाम्पल मैंने आपको बताए उन सब में कैरेक्टर की संख्या अलग अलग है। जहां कंप्यूटर में 8 कैरेक्टर थे वहीं प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज में कंप्यूटर के कंपैरिजन में कम या ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं।
यानी जरूरी नहीं है कि अगर हम 20 की साइज का कैरेक्टर एरे यानी स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हमारी दी गई इनपुट उसे पूरी तरह से फिल करे। स्ट्रिंग में अलग अलग वेरिएशन होने के कारण हम यह आइडिया नहीं लगा सकते कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ तक जाएगी और कितने स्पेस को ऑक्युपाई करेगी। और आपको पता होगा कि अपने प्रोग्राम में जब भी कभी आप किसी एरे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लूप चलाना होता है, और लूप चलाने के लिए आपको उसका इनिशियलाइजेशन और कंडीशन देनी होती है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में यह समस्या है कि आपको लास्ट लिमिट का कोई आइडिया नहीं है कि आपकी जो इनपुट की गई स्ट्रिंग है वह कितनी लंबी होगी। इसलिए स्ट्रिंग में कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर होना चाहिए जो यह बताए कि आपकी इनपुट की गई स्ट्रिंग अब खत्म हो गई है। वही है आपका नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर के यहाँ पे यूज को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस एरे की वैल्यू इनपुट करने के लिए आपको लूप चलाना है तो आप लूप कहाँ से चलाएंगे? फॉर i इक्वल टू 0, जैसा कि आप पिछले लूप में भी करते आ रहे हैं। यानी अब आपके पास यह प्रॉब्लम है कि आप काउंटर वेरिएबल की कंडीशन में कौन सी वैल्यू देंगे, ये 19 या कोई और वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रिंग यहाँ भी खत्म हो सकती है, यहाँ भी खत्म हो सकती है, या लास्ट तक भी जा सकती है। तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली एक फैसिलिटी होती है जिसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं। यह अपने आप वहां पर आकर सेट हो जाता है जहां पर आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है। यानी अगर मैं ये कहूं कि मैंने लूप 0 से चलाया और मैं i इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू नल कैरेक्टर कर दूं और i प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लूप 0 से चलेगा और सिर्फ उसी पोजीशन तक जाएगा जहां इसे नल कैरेक्टर मिल जाएगा, और नल कैरेक्टर मिलते ही यह लूप को टर्मिनेट कर देगा, यह आगे नहीं बढ़ेगा। अब यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे नल कैरेक्टर का क्या यूज है। हमें यह पता लगाने के लिए कि हमारी स्ट्रिंग ने कितने आगे तक स्पेस ऑक्युपाई किया है और कहाँ पर हमारी स्ट्रिंग स्टॉप हो रही है, उसके लिए नल कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट होता है वहां पर नल कैरेक्टर अपने आप लग जाता है। आई होप कि आपको नल कैरेक्टर के इम्पोर्टेंस के साथ साथ उसका यूज भी समझ में आ गया होगा कि कैसे नल कैरेक्टर हमारे लूप को बताता है कि हमारा लूप स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ तक चलेगा। तो नल कैरेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस होने के कारण ही हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि बाय डिफॉल्ट इट हैज नल कैरेक्टर एट द एंड। यानी जब भी हम कोई स्ट्रिंग इनपुट करते हैं तो यह स्ट्रिंग के एंड में अपने आप नल कैरेक्टर को इनपुट कर लेती है। यहाँ पर नल कैरेक्टर के रेफरेंस में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देती हूँ। आस्की कोड ऑफ नल कैरेक्टर इज 0। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज में शायद आपको यह पता हो, हमारे कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होती है उससे जितने भी कैरेक्टर को हम प्रेस कर सकते हैं उसका कंप्यूटर की मेमोरी में एक डेफिनिट कोड होता है जिसे हम आस्की कोड कहते हैं। इस तरह से जो हमारा नल कैरेक्टर होता है उसका आस्की कोड 0 होता है। यानी जब हम अपने कीबोर्ड से नल कैरेक्टर को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी में 0 सेव होगा। अब इसके बाद बारी आती है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। जैसे आपने पिछली क्लास में सीखा था कि किसी एरे के डिक्लेरेशन में सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं, फिर साइज लिखते हैं। सेम टू सेम आपको कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन में भी ऐसे ही करना है। आपको सबसे पहले डेटा टाइप यानी कैरेक्टर लिखना है, फिर एरे का नाम यानी कि नेम, जैसा कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ली हुई है नेम नाम की, वो लिखना है, फिर इसकी साइज लिखनी है 20। तो इस तरह से जैसे इंटीजर टाइप के एरे का डिक्लेरेशन था वैसे ही स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन या कैरेक्टर टाइप के एरे का डिक्लेरेशन होता है। अब बारी आती है इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। यह भी सेम टू सेम उसी तरह से होता है जैसे आपने इंटीजर टाइप के 1 डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन सीखा था। यह भी 2 तरीके से हो सकता है, पहला कंपाइल टाइम और दूसरा रन टाइम। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन समझाऊंगी क्योंकि रन टाइम इनिशियलाइजेशन में आपके अलग अलग फंक्शंस का यूज होता है जिसको मैं बाद में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एरे के डिक्लेरेशन के टाइम ही जब हम डेटा एलिमेंट की लिस्ट को प्रोवाइड कर दें तो उसे ही हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सबसे पहले आपने डेटा टाइप दिया कैरेक्टर, फिर एरे का नाम दिया नेम, फिर इसकी साइज दी 20
और साथ ही साथ आपने इसके डेटा एलिमेंट लिस्ट की वैल्यू दे दी। जैसे मैंने यहाँ इस एरे के लिए भारत नाम की वैल्यू दी है। इसको देने के भी दो तरीके होते हैं जो उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज दैट आपको इंटीजर p साइज 5 का इनिशियलाइजेशन करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ कर्ली ब्रेस में इनके 5 एलिमेंट की वैल्यू दे देते थे, जैसे 2, 7, 9, 3 और 11। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब भी हम कभी इंटीजर टाइप के डेटा एलिमेंट की लिस्ट प्रोवाइड करते थे, तो हम इंटीजर वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करते हुए उसकी पूरी लिस्ट को लिख देते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया है। फर्क बस इतना है कि जब भी हम कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं वो इंटीजर वैल्यू को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2, 7, 9, 3 और 11 लिखा है। सेम टू सेम कैरेक्टर एरे के जो डेटा एलिमेंट की लिस्ट है उसकी हर एक वैल्यू को मैंने कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दिया है। फर्क बस इतना है कि जब भी हम कोई कैरेक्टर वैल्यू देते हैं तो उसे हमें सिंगल कोट्स में देना पड़ता है, और जब कोई हम इंटीजर वैल्यू देते हैं तो उसे सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ता है। इस बात को थोड़ा सा मैं आपको और इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज दैट मैंने एक वैल्यू ली इंटीजर x, और यहाँ मुझे x की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी लिख दूंगी 2। और इसी के साथ मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप कैसा है, कैरेक्टर, और इसका नाम क्या है p। और अगर मुझे इस कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू देनी है तो मैं उसे सिंगल कोट्स में दूंगी जो कि a है। बस इतना ही फर्क है इंटीजर टाइप की वैल्यू और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू में। इंटीजर टाइप की वैल्यू को सिंपल फॉर्म में देते हैं और किसी कैरेक्टर टाइप के जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को हम सिंगल कोट्स में देते हैं। और अगर मैं इन सारे कैरेक्टर को एक साथ कंबाइन कर दूं तो कोई नाम बनेगा जिन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं। इस बात को मैं थोड़ा सा आपको आगे और समझाती हूँ कि मान लीजिए मैंने एक कैरेक्टर टाइप का एरे लिया P10, तो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर आ सकते हैं 10। यानी यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर टाइप का एरे या P नाम की स्ट्रिंग बना ली। तो मैं इसमें स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट कर सकती हूँ। स्ट्रिंग की वैल्यू सपोज दैट मैंने इसके अंदर इनपुट कर दी कंप्यूटर। तो जब भी हम किसी कैरेक्टर टाइप के एरे में स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट करेंगे, यानी सारे कैरेक्टर को एक साथ इनपुट करेंगे, तो हमें इसे डबल कोट्स में देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर भारत को दिया है। यानी यह बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि ये जो कैरेक्टर टाइप का एरे है इसमें वैल्यू को हम इस तरह से स्ट्रिंग के फॉर्म में भी दे सकते हैं और अलग अलग कैरेक्टर के भी फॉर्म में दे सकते हैं। यानी जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू हमें इंटीजर के फॉर्म में इनिशियलाइज करनी होगी तो उसे हम सिंपली वैसे ही लिख देंगे, और कैरेक्टर के फॉर्म में इनिशियलाइज करनी होगी तो हमें सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग के फॉर्म में इनिशियलाइज करनी होगी तो हमें डबल कोट्स में लिखना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। वो कैसे, ये देख लीजिए। यहाँ पर मैंने नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे लिया है जिसे हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। इसमें भारत नाम की वैल्यू हमें इनपुट करनी है, तो ये हम दो फॉर्म में कर सकते हैं। पहला फॉर्म कि इसके हर एक कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर कॉमा से सेपरेट करके कर दें। दूसरा फॉर्म कि सारे कैरेक्टर को एक साथ लिख के एक स्ट्रिंग के फॉर्म में चेंज कर दें, और इस वैल्यू को जैसे कि यहाँ पर आपने कर्ली ब्रेस में दिया है वैसे ही कर्ली ब्रेस में दें, बस इसको डबल कोट्स के बीच में दें। आप स्ट्रिंग का यूज अपने प्रोग्राम में कैसे करेंगे, इस बात को थोड़ा और आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे प्रोग्राम में स्ट्रिंग को यूज करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और किस तरह से प्रोग्राम में आप कीबोर्ड के थ्रू भी स्ट्रिंग की वैल्यू दे सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी है जो कि आपको पता है stdio.h और conio.h, और इस प्रोग्राम के राइट साइड में जो मैंने ये रेड कलर से लिखा है यह कमेंट है। जब हम इसके इंफॉर्मेशन को आगे स्टार/स्लैश के बीच में लिखते हैं तो वह कमेंट कहलाता है। और आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग में कमेंट दो तरह से दे सकते हैं। पहला तरीका /** से, और दूसरा तरीका डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के। इस कमेंट का रोल आपकी प्रोग्रामिंग में बस इतना है कि आप इस सेक्शन को आसानी से समझ सकें, इसलिए ये एक्स्ट्रा लाइनें आपकी समझ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लिखी गई हैं।
अब हेडर सेक्शन के बाद बारी आती है प्रोग्राम के मेन बॉडी सेक्शन की, जिसको हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो तरह की स्ट्रिंग ली है, पहली name1, दूसरी name2। पहली स्ट्रिंग में मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पर ही वैल्यू दे दी, और यह वैल्यू मैंने किस फॉर्म में दी है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। इस वैल्यू को आप इस तरह से भी दे सकते थे। तो इस तरह से पहली स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने यहीं पर दे दी, यानी इनिशियलाइज कर दिया है, और दूसरी स्ट्रिंग की वैल्यू हम लोग एग्जीक्यूशन के टाइम कीबोर्ड के थ्रू देंगे। और जो हमारा यह सेक्शन है, यह डिक्लेरेशन सेक्शन कहलाता है, यानी प्रोग्राम का वह हिस्सा जहां पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसे डिक्लेरेशन सेक्शन कहते हैं। और जब डिक्लेरेशन के टाइम पर ही डेटा एलिमेंट की लिस्ट दे दी जाए तो उसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से आपके प्रोग्राम का दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि प्रोग्राम में आपने एक स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी है, अभी एक स्ट्रिंग की वैल्यू बाकी है, तो जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपके लिए एक मैसेज प्रिंट होगा कि इनपुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, और इसके बाद आपने कोडिंग में लिखा है scanf %s name2, यानी आपने दूसरी स्ट्रिंग का नाम लिखा है। जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे वह वैल्यू इस name2 वाली स्ट्रिंग में इनपुट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात आपको और समझाती हूँ। अगर हमारे पास इस स्ट्रिंग की बजाय कोई और एरे होता तो उसकी रन टाइम वैल्यू देने से पहले हमें लूप चलाना पड़ता। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर %c की बजाय %s लिखा है। इस लाइन को मैं आपको कैसे समझा रही हूँ वो यहाँ पर देखिए। आपको लूप चलाना पड़ता फॉर i = 0, i इज लेस देन और इक्वल टू, चूंकि स्ट्रिंग की साइज 10 है इसलिए हमें कंडीशन कितनी लिखनी पड़ती, 10, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम लूप को बढ़ा देते इस तरह से। इसके बाद फिर हम लिखते scanf स्टेटमेंट। scanf यहां पर लिखते %c, एड्रेस ऑफ name2 और यहाँ पर i। इस लाइन को आप इस फॉर्म में भी दे सकते थे। क्यों? क्योंकि इस एरे में एक एक कैरेक्टर एक एक ब्लॉक में जा रहा है। अगर आप इस स्ट्रिंग की वैल्यू कैरेक्टर के फॉर्म में देना चाहते हैं तो आपको लूप चलाना पड़ेगा और कंसोल स्टेटमेंट की जगह आपको %c लिखना पड़ेगा। लेकिन %s का यूज करके हम इस काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे हम कैरेक्टर के फॉर्म में वैल्यू दें या कैरेक्टर को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दें, एरे में वैल्यू सेम जाएगी। तो आपको लूप चला के कैरेक्टर के फॉर्म में एक के बाद एक वैल्यू देने से अच्छा है कि आप कंबाइंड फॉर्म में %s कंसोल स्टेटमेंट का यूज करके सीधे सीधे उस स्ट्रिंग में वैल्यू दे दें। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और है, वह क्या कि scanf स्टेटमेंट में यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। यह बात आपको ध्यान देनी होगी कि जब भी आप इनपुट फंक्शन के थ्रू किसी स्ट्रिंग की वैल्यू देंगे तो वहां पर एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगेगा। यानी किसी प्रोग्राम में स्ट्रिंग को इनपुट करने के दो तरीके हैं, मैंने दोनों आपको बता दिए। जो आपको इजी लगे या जो आपको समझ में आए उस मेथड का यूज करके आप स्ट्रिंग की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर चाहें तो स्ट्रिंग इनपुट के इन दोनों मेथड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद प्रोग्राम के नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और जैसे यहाँ पर हमने इन दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू प्रोवाइड की थी, वैसे ही इन दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू 1 by 1 प्रिंट करा लेंगे। जैसे printf वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, वापस से हमने कंसोल स्टेटमेंट का यूज किया है %s। यहाँ पर %s का यूज करने का फायदा यह है कि आपको लूप नहीं चलाना पड़ेगा। अगर आप लूप चलाते हैं तो %s की जगह आपको %c लिखना पड़ेगा। और name1 यानी आपके पहले स्ट्रिंग की वैल्यू इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद दूसरे आउटपुट फंक्शन के थ्रू आप दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करा देंगे और यह वैल्यू इस मैसेज के साथ प्रिंट होगी, वैल्यू ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग इक्वल टू %s name2, यानी जो भी वैल्यू आपने कीबोर्ड के थ्रू वहां पर इनपुट की थी वह इस सेकेंड लाइन के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। और इसके बाद get last फंक्शन का यूज करके हम प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। और इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको कुछ इस तरह के आउटपुट स्क्रीन मिलेगी, जिसमें पहला मैसेज प्रिंट होगा कि इनपुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग।
क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम में प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हमने पहला मैसेज यही प्रिंट कराया था। इसलिए जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो यह मैसेज प्रिंट होगा, इनपुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग। और सपोज दैट उस स्ट्रिंग की वैल्यू आपने कीबोर्ड से क्लासेस डाल दी। अब इस प्रोग्राम में डिक्लेयर किए गए दोनों स्ट्रिंग में वैल्यू मिल चुकी है। एक को आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे दिया और दूसरे को आपने एग्जीक्यूशन के टाइम पर दिया। और जैसे ही कीबोर्ड से यह वैल्यू इनपुट करके आप कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करोगे, आपको दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू इस मैसेज के साथ दिख जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल टू कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि अगला मैसेज आपने प्रिंटफ फंक्शन से पहले स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए लिखा है। उसके बाद अगली लाइन प्रिंट होगी, वैल्यू ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, जिसकी वैल्यू आपने क्लासेस दी थी वह प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में इस लाइन के बाद आपने दोबारा प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया है और आपने जो दूसरी लाइन प्रिंट कराई है वैल्यू ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, ये हूबहू मैसेज की तरह यहाँ प्रिंट होगा। और साथ ही साथ %s और नेम टू स्ट्रिंग की जो वैल्यू आपने कीबोर्ड से इनपुट की थी वह यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस लेक्चर में अब तक आपने सीखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, उसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, उसका इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं और क्यों स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर आता है। और इन सब चीज़ों को और आसान बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आपको समझाया और जिसका आउटपुट आपको इस तरह से मिलेगा। यह चीज़ भी यहाँ पे डिस्प्ले की। आप चाहें तो इस स्ट्रिंग की पूरी इंफॉर्मेशन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और आप अपने सपोर्ट में अपने लाइक और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। और आपके सपोर्ट के कारण ही मैं अपने प्रयास को दिन ब दिन और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। और जल्द ही ऑनलाइन स्टडी अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आपके अगले टॉपिक का सोल्यूशन लेकर जरूर आऊंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।